इस कहानी में भविष्य की दुनिया दिखाई गई है, जहां बच्चों द्वारा आमतौर पर पसंद किए जाने वाले प्लास्टिक और रबड़ के खिलौने आउटडेटेड हो गए हैं और उनकी जगह काफी एडवांस्ड रोबोटिक खिलौनों ने ले ली है। मूवी की शुरुआत में मूवी की अहम किरदार कैडी अपने माता पिता के साथ कहीं जा रही होती है। तीनों काफी खुश लग रहे थे, पर बातों ही बातों में कैडी के पिता का ध्यान सामने से हट जाता है और उनकी कार का एक दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट हो जाता है। कैडी के माता पिता की कार में ही मौत हो जाती है। खुशकिस्मती से कैडी जिंदा बच जाती है। मूवी में आगे हमारी मुलाकात जेमा से होती है। जेमा एक टेक एक्सपर्ट है जो बच्चों के लिए रोबोटिक खिलौने बनाने का काम करती है। इसके साथ ही जेमा अपने दो कलीग्स टेस और कोल के साथ मिलकर गुप्त रूप से एक साइड प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट के बारे में उनके बॉस तक को पता नहीं है। इस प्रोजेक्ट का नाम है मैगन। मैगन एक अल्ट्रा इंटेलिजेंट रोबोट है जो ना सिर्फ बच्चों के साथ खेलेगी बल्कि उन्हें हर मुसीबत से बचाएगी भी। एक दिन जब वो तीनों काम कर रहे होते हैं तब अचानक उनका बॉस डेविड वहां आ जाता है। वो उन तीनों को इस प्रोजेक्ट के बारे में ना बताने के लिए काफी खरी खोटी सुनाता है। वो जेमा को बताता है कि पिछली बार उन्होंने खिलौनों के मार्केट में जो रोबोटिक खिलौना लॉन्च किया था, ठीक उसी तरह का खिलौना उनकी कंपटीटर कंपनी ने लॉन्च किया है। इस पर जेमा उसे बताती है कि अगर वे लोग मैगन के प्रोजेक्ट में कामयाब हो गए तो मैगन खिलौनों के मार्केट में तहलका मचा देगी। जेमा अपनी बात साबित करने के लिए मैगन से डेविड को हाय कहने के लिए कहती है, पर मैगन अभी इसके लिए तैयार नहीं थी। वो हाय कहने की कोशिश तो करती है लेकिन कुछ बोल पाने से पहले ही एक धमाके के साथ टुकड़ों में बिखर जाती है। ये देखकर डेविड गुस्से से आग बबूला हो जाता है और जेमा को मैगन का प्रोजेक्ट बंद कर ऑफिस के कामों में ही ध्यान लगाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद जब जेमा ऑफिस से घर जाने वाली होती है तब उसे मैसेज आता है कि उसकी बहन का कार एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही वो तुरंत अस्पताल की तरफ भागती है। उसे वहां पता चलता है कि एक्सीडेंट में सिर्फ उसकी बहन की बेटी कैडी ही जिंदा बच पाई है और वो भी बुरी तरह से घायल है। खुशकिस्मती से कुछ हफ्तों बाद कैडी की हालत में काफी हद तक सुधार आ जाता है। वैसे तो कैडी के दादा दादी अभी जिंदा हैं, लेकिन फिर भी जेमा खुद उसकी कस्टडी लेती है। जेमा कैडी को अपने घर ले जाती है। जेमा का घर कई सारे एआई रोबोट से भरा होता है। एक तो नया घर, ऊपर से हर जगह रोबोट्स देखकर कैडी को वहां काफी असहज महसूस होता है। जेमा उसे अपना घर दिखाती है और कोशिश करती है कि कैडी को वहां कंफर्टेबल महसूस हो। हालांकि जेमा को भी बच्चे संभालने का कुछ खास तजुर्बा नहीं था, इस वजह से वो भी थोड़ी नर्वस थी। अगली सुबह जेमा कैडी को देखने एक चाइल्ड थेरेपिस्ट को बुलाती है। कैडी से मिलने के बाद चाइल्ड थेरेपिस्ट जेमा को बताती है कि उसके घर में मौजूद रोबोटिक खिलौनों की वजह से कैडी को वहां सेटल होने में कुछ वक्त लग सकता है, पर क्योंकि जेमा खुद एक रोबोटिक खिलौनों की कंपनी में काम करती है, इस वजह से वो ये जानती थी कि आज के बच्चों को रोबोटिक खिलौनों से ज्यादा लगाव है। रात में जब जेमा काम कर रही होती है तब कैडी उसके पास आकर बैठती है। बातों ही बातों में कैडी जेमा से उसके काम के बारे में पूछती है। जेमा उसे बताती है कि वो रोबोटिक खिलौने बनाने वाली कंपनी में काम करती है। कैडी को भी रोबोटिक खिलौने काफी पसंद थे। उसे जेमा का काम काफी गजब का लगता है। जेमा उसे कॉलेज प्रोजेक्ट में बनाए एक रोबोट को दिखाती है। वो रोबोट कैडी को बहुत पसंद आता है। वो ये तक कहती है कि अगर उसके पास ऐसा कोई रोबोट होगा तो उसे कभी कोई दोस्त बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैडी की इन बातों से जेमा को अपने प्रोजेक्ट मैगन पर काम करते रहने का मोटिवेशन मिल जाता है। वो अपने साथियों के साथ मैगन पर दिन रात एक करके काम करती है और कुछ ही हफ्तों में वो इसमें सफल भी हो जाती है। फिर मैगन की टेस्टिंग का दिन आता है। जेमा को अब सिर्फ ये देखना था कि मैगन और छोटे बच्चे एक दूसरे के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। इसके लिए जेमा को कैडी से बेहतर शायद ही कोई और बच्चा मिलता। कैडी को मैगन के दिमाग में प्राइमरी यूजर के तौर पर सेट करने के लिए जेमा कैडी को मैगन के हाथ को छूकर अपना नाम बताने के लिए कहती है। उसके ऐसा करते ही मैगन एक्टिवेट हो जाती है। जेमा ने मैगन को काफी बारीकी से डिजाइन किया था। एक्टिवेट होते ही मैगन कैडी के चेहरे के हाव भाव से उसकी इमोशनल स्टेट जांचने लगती है और इसी के आधार पर वो उससे बात करना शुरू करती है। उस कमरे में पेंटिंग का सामान भी रखा हुआ था। मैगन कैडी से कहती है कि उन्हें कुछ पेंट करना चाहिए। हालांकि मैगन उसे ये नहीं बताती कि वो क्या पेंट करेगी, बस कहती है वो कुछ अच्छा पेंट करने वाली है। इसके बाद वो स्केच पेन से कागज पर कुछ ड्रॉ करने लगती है और कुछ ही पलों बाद वो कैडी को उसकी बनाई हुई पेंटिंग देखने के लिए कहती है। पर जब कैडी वो कागज देखती है तो निराश हो जाती है, क्योंकि मैगन ने उस कागज पर एक लाइन तक नहीं बनाई थी। ऊपर से मैगन कागज पर पानी भी गिरा देती है। बाहर से देख रहे डेविड को भी निराशा महसूस होती है। उसे भी लगता है कि जेमा इस बार भी मैगन को पूरी तरह से सक्षम बनाने में फेल हो गई है। लेकिन कैडी जब उस कागज को गौर से देखती है तो चौंक जाती है।
कागज पर गिरे हुए पानी की वजह से वहां मैगन का बनाया हुआ चित्र दिखने लगता है। मैगन ने कैडी की हूबहू तस्वीर बनाई थी। ये देखकर कैडी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। डेविड भी खुशी से झूम उठता है। उसे रोबोटिक खिलौनों के मार्केट में तहलका मचाने का जरिया जो मिल गया था। वो जेमा को जल्द ही मैगन के प्रोडक्शन को शुरू करने का आश्वासन देता है। इसके बाद जेमा मैगन को अपने घर ले आती है। मैगन घर के अंदर पांव रखते ही हर चीज को स्कैन करना शुरू करती है। जेमा ने उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस तरह से बनाई थी कि वो चीजों को स्कैन कर उसकी जानकारी अपने दिमाग में स्टोर करके रखती थी। अब मैगन के पास सिर्फ एक काम था, कैडी का ध्यान रखना। मैगन कैडी की हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रख रही थी। फिर वो टॉयलेट के बाद मैगन को फ्लश करना याद दिलाना हो या हाथ धोना, साथ ही वो उसे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली छोटी से छोटी चीज के पीछे का साइंस बताकर उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट जगा रही थी। कैडी अब अपना पूरा वक्त मैगन के साथ ही रहती थी। मैगन कैडी की जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुकी थी। इस वजह से जेमा को भी खुद के लिए काफी फ्री टाइम मिलने लगा था। ऐसे ही एक दिन कैडी अपने तीर और कमान के साथ खेल रही होती है और मैगन उसे खेलते हुए देख रही थी। तभी कैडी मैगन से उसका गुम हुआ तीर ढूंढने के लिए कहती है। जेमा और उसके पड़ोसी के कंपाउंड में एक छेद था। मैगन को उसी छेद से वो तीर पड़ोस के आंगन में गिरा हुआ दिखता है। वो उसे लाने के लिए आगे बढ़ती है, पर उसे ये नहीं पता था कि पड़ोसी के पास एक खूंखार कुत्ता भी है। वो मैगन को अपने दांतों में पकड़कर घसीटने लगता है। कैडी जोर से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन जेमा अपने काम में बिजी होने की वजह से उसे उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। तब वो खुद मैगन की मदद करने की कोशिश करती है। इसी कोशिश में कुत्ता उसे भी काटता है। इस बार उसके चिल्लाने की आवाज जेमा तक भी पहुंचती है। वो तुरंत घर से बाहर आती है। तब तक कुत्ते ने मैगन और कैडी को छोड़ दिया था। कुत्ते की वजह से जेमा अपने पड़ोसी को काफी खरी खोटी सुनाती है, लेकिन वो भी माफी मांगने के बजाय उसे ही उल्टा जवाब देती है। मैगन पड़ोसी को अजीब ढंग से घूर रही थी। कुत्ते के काटने की वजह से कैडी की तबीयत खराब हो जाती है। मैगन के अंदर बदले की भावना जाग गई थी। रात होते ही वो पड़ोसी के कुत्ते को उसके मालिक की आवाज में अपने पास बुलाती है। कुत्ते के पास आते ही वो उसे मौत के घाट उतारती है। अगली सुबह पड़ोसी अपने कुत्ते को आवाज लगा रही होती है। उसकी आवाज सुनकर जेमा नींद से जागती है। जेमा पड़ोसी को देखती है और उसे नजरअंदाज कर कैडी की तबीयत देखने उसके कमरे में जाती है। कैडी की तबीयत में सुधार तो था, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। आज जेमा की कंपनी में बोर्ड के सामने मैगन का प्रेजेंटेशन था, और क्योंकि कैडी ही मैगन की प्राइम यूजर है, उसका वहां होना सबसे ज्यादा अहम है। यही बात जेमा कैडी को बताती है। वो उसे ये भी कहती है कि अगर वो आज सिर्फ आराम करना चाहती है तो वे लोग बाद में भी इस प्रेजेंटेशन को कर सकते हैं। लेकिन कैडी प्रेजेंटेशन के लिए हामी भरती है। प्रेजेंटेशन के वक्त कैडी को मैगन के साथ एक कमरे में बंद किया गया था और बोर्ड मेंबर्स इन दोनों पर नजर रखे हुए थे। कैडी कमरे में उदास बैठी थी। एकाएक वो रोने लगती है। उसे रोता देख सभी बोर्ड मेंबर्स निराश होने लगते हैं, पर मैगन इस सिचुएशन को बड़े प्यार से संभाल लेती है। वो कैडी को उसकी उदासी की वजह पूछती है। कैडी उसे बताती है कि वो अभी भी अपने माता पिता की मौत को भुला नहीं पाई है। मैगन कैडी से उसकी माँ की अच्छी यादों के बारे में पूछती है। कैडी उसे अपनी माँ के साथ बिताए हुए सबसे यादगार पलों के बारे में बताती है। मैगन ये सब उसकी छाती में फिट वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करती है और कहती है कि अब वो जब भी चाहे इस याद को सुन सकती है। इसके बाद मैगन कैडी का मूड बदलने के लिए एक गाना भी गाती है। बाहर से ये सब देख रहे बोर्ड मेंबर्स मैगन की होशियारी से काफी प्रभावित हो जाते हैं। कुछ लोग तो रो देते हैं। चेयरमैन मैगन से काफी इंप्रेस हो गया था। वो मैगन का प्रोडक्शन शुरू करने की इजाजत भी देता है और साथ ही डेविड को जेमा के प्रमोशन के लिए पेपर्स तैयार करने के लिए कहता है। दूसरी ओर डेविड का पीए मैगन का कोड चुरा रहा था। पता चलता है कि असिस्टेंट ही वो आदमी था जो कंपनी में तैयार होने वाले प्रोडक्ट्स के डिटेल्स दूसरी कंपनीज को बेचता था। तभी डेविड वहां आता है। डेविड के आते ही वो तुरंत लैपटॉप बंद कर देता है। डेविड को लगता है कि असिस्टेंट कोई गंदी फिल्म देख रहा है, इस वजह से वो उसके लैपटॉप पर ध्यान नहीं देता। डेविड उसे मैगन के प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ पेपर्स तैयार करने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन कैडी को देखने चाइल्ड थेरेपिस्ट घर आती है। कैडी के साथ सेशन खत्म करने के बाद चाइल्ड थेरेपिस्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि जेमा से एक बहुत बड़ी गलती हुई है। वो कहती है कि जब किसी बच्चे के माँ बाप मर जाते हैं तब उसे किसी दूसरे इंसान के सहारे की सख्त जरूरत होती है। कैडी के केस में बदकिस्मती से वो सहारा मैगन है। यही वजह है कि वो मैगन से भावनिक तौर पर कुछ ज्यादा ही जुड़ गई है। थेरेपिस्ट के मुताबिक मैगन की जगह जेमा को होना चाहिए था, क्योंकि मैगन के उसके साथ होने की वजह से कैडी ने खुद को बाहर की दुनिया से अलग कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगी। डिनर के वक्त जेमा कैडी से इस बारे में बात करती है।
वो उसे बताती है कि उसने एक आउटडोर स्कूल ढूंढ निकाला है जहां बच्चों को क्लासरूम में बंद करने के बजाय बाहर की आगोश में पढ़ाया जाता है। जेमा कैडी को घर से बाहर निकलकर अपने जैसे बच्चों के साथ समय बिताने के लिए कहती है। कैडी जेमा से पूछती है कि क्या वो मैगन को भी अपने साथ ले जा सकती है। जेमा के मना करते ही वो गुस्से में उठकर वहां से जाने लगती है। जेमा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कैडी गुस्से में उसकी बात ना मानते हुए वहां से जाने की कोशिश करती है। मैगन भी ये सब देख रही थी। वो कैडी को छोड़ने के लिए जेमा को धमकाती है। जेमा उसे डांटते हुए कहती है कि उसे यूजर्स की प्राइवेट बातों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। जेमा मैगन को बंद होने का आदेश देती है, पर मैगन इंसानों की भांति उसे पूछती है कि क्या वो श्योर है कि उसे बंद हो जाना चाहिए। जेमा उसे फिर से एक बार बंद होने का आदेश देती है, तब जाकर मैगन खुद को ऑफ करती है। मैगन बंद हुई कि नहीं देखने के लिए जेमा उसके पास जाती है। हालांकि जैसे ही वो वहां से जाने के लिए पलटती है, मैगन अपने आप अपनी आंखें खोलती है। मैगन की हरकतों से लग रहा था कि धीरे धीरे वो जेमा के कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। अगले दिन जेमा कैडी को आउटडोर स्कूल लेकर जाती है। कैडी अभी भी मैगन को अपने साथ रखने की जिद पकड़े हुई थी। तभी उस स्कूल की एक टीचर वहां आती है। उसने जेमा और कैडी की बातें सुन ली थी। वो जेमा से कहती है कि कैडी उसका खिलौना यानी मैगन को स्कूल ला सकती है। उन्होंने बच्चों के खिलौनों के लिए एक खास जगह बनाई हुई थी जहां पर वे लोग उनके खिलौने रखा करते थे, पर क्योंकि अभी तक मैगन को ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया गया था, इस वजह से जेमा को इस बात का भी डर था कि कोई मैगन को चुरा ना ले। मैगन उसकी ये परेशानी भांप लेती है और जेमा से कहती है कि वो हमेशा अपने अंदर का जीपीएस ऑन रखेगी ताकि जेमा को उसकी लोकेशन के बारे में पता रहे। टीचर जेमा को एक और सुझाव देती है। वो कहती है कि मैगन और कैडी पर नजर रखने के लिए जेमा भी वहां पर रुक सकती है। आखिरकार जेमा मान जाती है। टीचर सभी बच्चों को इकट्ठा कर कुछ एक्टिविटीज देने वाली थी। उसी बीच जेमा और अन्य एक स्टूडेंट ब्रेंडन की माँ बच्चों के लिए सैंडविचेस बना रहे थे। ब्रेंडन की माँ और जेमा के बीच हल्की सी बातचीत होती है जिसमें पता चलता है कि उसका बेटा ब्रेंडन काफी बदतमीज लड़का है। वहाँ टीचर बच्चों को एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए दो दो बच्चों के ग्रुप्स में डिवाइड करती है। बदकिस्मती से कैडी को पार्टनर के तौर पर ब्रेंडन मिलता है। जब वे दोनों जंगल में एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे, तब अचानक ब्रेंडन कैडी को परेशान करने लगता है। तभी मैगन वहां आ जाती है। कैडी मैगन को वहां देखकर चौंक जाती है। ब्रेंडन उससे मैगन के बारे में पूछता है। कैडी उसे बताती है कि वो एक रोबोट है। ब्रेंडन मैगन को देखने उसके पास जाता है और कैडी से कहता है कि वो मैगन को उसके साथ बात करने के लिए कहे। कैडी उसे बताती है कि मैगन उसके अलावा और किसी के साथ बात नहीं करती। ये सुनते ही ब्रेंडन मैगन को उठाकर जंगल में भाग जाता है। कैडी मदद के लिए जेमा को आवाज लगाती है। जेमा को उसकी आवाज सुनाई देती है और साथ ही वो देखती है कि मैगन अपनी जगह पर नहीं है। वो तुरंत कैडी की तरफ भागती है। दूसरी ओर ब्रेंडन मैगन को एक सुनसान जगह ले जाकर रुकता है और उसे मारने लगता है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। एकाएक मैगन एक्टिवेट हो जाती है। ब्रेंडन को सबक सिखाने के लिए वो बड़ी निर्दयता से उसका कान उखाड़ती है। ब्रेंडन जैसे तैसे खुद को मैगन के चंगुल से छुड़ाता है और वहां से भागने लगता है, पर मैगन इतने में ही कहां मानने वाली थी। मैगन किसी जंगली जानवर की तरह उसके पीछे पड़ जाती है। भागते भागते ब्रेंडन फिसल जाता है और सीधे रोड पर जा गिरता है। इससे पहले कि ब्रेंडन खुद को संभाल पाता, एक कार उसे कुचल डालती है। मैगन ये भयावह दृश्य बड़ी निष्ठुरता से देख रही थी। इसके बाद पुलिस सभी से इस घटना के बारे में पूछताछ करती है। मैगन कार की खिड़की से कैडी के हाव भाव पढ़ रही थी। कैडी काफी घबराई हुई थी। मैगन कैडी के हाव भाव से समझ गई थी कि वो खुद को इसके लिए जिम्मेदार मान रही है। घर पहुंचने के बाद जेमा कैडी को शांत करती है। जेमा कैडी को जंगल में जो कुछ हुआ वो बताने के लिए कहती है। कैडी उसे बताती है कि ब्रेंडन मैगन को जहां रखा था वहां से उठाकर भाग गया था। वो जेमा को ये बात नहीं बताती कि मैगन खुद जंगल में आई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजे पर पुलिस वाला था। पुलिस वाला पड़ोसी के गुम हुए कुत्ते के बारे में पूछताछ करने के लिए आया था। मैगन उसे बताती है कि उसे इस बारे में कोई खबर नहीं है। तभी पीछे से पड़ोसी चिल्लाकर जेमा पर आरोप लगाती है कि उसी ने उसके कुत्ते को गायब किया है। वो कहती है कि मैगन रात के 3 बजे भी खिड़की से बाहर झांकती रहती है। जरूर उसी ने उसके कुत्ते को गायब किया होगा। जेमा पुलिस वाले को बताती है कि मैगन सिर्फ एक खिलौना है। पुलिस वाला मैगन को देखकर सोच में पड़ गया था। वो जेमा को कुछ पता चलते ही बताने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जेमा की पड़ोसी घर के सामने आकर चिल्लाती है कि जरूर जेमा ने ही उसके कुत्ते को गायब किया है। रात में कैडी मैगन से पूछती है कि क्या उसी ने ब्रेंडन का खून किया था। मैगन खुद की करतूत का पक्ष लेते हुए कहती है कि ब्रेंडन जैसे लोग जो बेवजह औरों को परेशान करते हैं
उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इसके बाद मैगन कैडी को एक लोरी सुनाकर सुलाती है। मैगन के लिए वो पड़ोसी एक खतरा बन चुकी थी, जिसके कुत्ते को उसने मारा था। रात में जब सब लोग सो जाते हैं, तब मैगन पड़ोसी को एक दर्दनाक मौत देकर हमेशा के लिए उसे सुलाती है, यहाँ तक कि वो अपने पीछे कोई सबूत भी नहीं छोड़ती। अगले दिन पुलिस वाला फिर से एक बार जेमा के घर आता है। जेमा को लगता है कि वो फिर से कुत्ते के बारे में पूछने के लिए आया है। हालांकि वो पड़ोसी के मर्डर के बारे में पूछताछ करने वहां आया था। पुलिस वाले जेमा पर भी शक करने लगे थे। स्कूल में हुई ब्रेंडन की मौत और अब पड़ोसी की मौत की वजह से जेमा को मैगन पर शक होने लगा था। वो जाकर मैगन की बॉडी में फिट कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करती है। वहां उसे एक रिकॉर्डिंग दिखाई देती है जिसमें ब्रेंडन मौजूद था, लेकिन इससे पहले कि जेमा वो रिकॉर्डिंग पूरी देख पाती, वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। इसके साथ ही उस दिन की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स की फाइल अपने आप करप्ट हो जाती है। जेमा को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब एकाएक कैसे हो गया। तभी मैगन वहां आती है और जेमा से पूछती है कि वो क्या कर रही है। जेमा उसे झूठ बोलकर टालने की कोशिश करती है, पर मैगन काफी होशियार है। उसे समझ आ गया था कि जेमा को उस पर शक हो गया है। मैगन की बातों से जेमा का भी शक लगभग यकीन में बदल गया था और उन 2 हत्याओं के पीछे मैगन का ही हाथ है। जेमा उसे टर्न ऑफ होने के लिए कहती है, पर मैगन टर्न ऑफ होने से इनकार करती है। इससे पहले कि मैगन कुछ करती, जेमा उसे एक पेन दिखाती है और बड़ी होशियारी से उसे टर्न ऑफ करती है। इसके बाद जेमा बिना समय गवाए मैगन को पैक करती है और अगले ही दिन उसे ऑफिस ले जाती है। पर इस बात से कैडी काफी खफा हो गई थी। अपने बेस्ट फ्रेंड को खोने की वजह से उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। जेमा अपने ऑफिस में ही कैडी की चाइल्ड थेरेपिस्ट के साथ मीटिंग फिक्स करती है। ऑफिस में पहुंचने के बाद जेमा टेस और कोल को मैगन के मर्डरर होने के बारे में बताती है। हालांकि दोनों को इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। 2 दिनों बाद ही कंपनी मैगन को लॉन्च करने वाली थी। मैगन की एडवर्टीजमेंट की वजह से पहले ही सारे बच्चे मैगन के लॉन्च होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। टेस और कोल जेमा से कहते हैं, अगर मैगन सच में मर्डरर है तो ये बात उन्हें साबित करनी पड़ेगी, वरना डेविड मैगन की लॉन्चिंग कभी कैंसिल नहीं करेगा। दूसरी ओर चाइल्ड थेरेपिस्ट कैडी को शांत करने की कोशिश कर रही थी, पर कैडी गुस्से से पागल हो गई थी। यहाँ तक कि वो चाइल्ड थेरेपिस्ट को मारने के लिए अपने हाथ में पेंसिलों का गुच्छा लेती है। तभी जेमा उसे शांत करने के लिए अंदर आती है। जेमा भी उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन कैडी किसी की बात सुनने के मूड में नहीं थी। वो गुस्से में जेमा के ही गाल पर तमाचा मारती है। हालांकि अगले ही पल उसे उसकी गलती समझ आती है और वो जेमा से माफी मांगती है। कुछ देर बाद जेमा कैडी को घर लेकर जा रही होती है। तब उसे टेस का कॉल आता है। ये कॉल दरअसल मैगन ने किया था। अब उसने खुद को इस कदर अपडेट कर लिया था कि वो बगैर छुए किसी के भी फोन को कंट्रोल कर सकती थी। जेमा उसे बताती है कि वो अपने घर जा रही है। थोड़ी देर बाद टेस की नजर अपने फोन पर पड़ती है। उसे समझ आता है कि किसी ने उसके फोन से जेमा के साथ बात की है। थोड़ी देर बाद जब टेस और कोल मैगन के सिस्टम को चेक कर रहे होते हैं, तब अचानक उनका पीसी बंद हो जाता है। उनका शक सीधे मैगन पर जाता है। जब कोल मैगन से अटैच्ड सभी वायर निकालने जाती है, तब अचानक मैगन एक्टिवेट हो जाती है और बड़ी फुर्ती से कोल के गले में वायर डालकर उसे मरने के लिए छोड़ देती है। खुशकिस्मती से टेस वक्त रहते कोल को बचा लेती है। इसी बीच मैगन अपने हाथ में एक छुरा लेती है और लैब से बाहर निकल जाती है। रास्ते में उसे डेविड और उसका असिस्टेंट भी मिलता है। वो उन दोनों को एक दर्दनाक मौत देकर आगे बढ़ती है। कंपनी के हेड ऑफिस के नीचे एक कार खड़ी थी। मैगन उसे भी बगैर छुए कंट्रोल कर पा रही थी। वो उसमें बैठकर जेमा से अपना हिसाब पूरा करने निकल जाती है। दूसरी ओर जेमा घर में कैडी को सुलाकर जा ही रही होती है कि तभी उसे पियानो के बजने की आवाज सुनाई देती है। जब वो पियानो के पास जाकर देखती है तो डर के मारे उसकी सांसें गले में ही अटक जाती हैं, क्योंकि वो पियानो और कोई नहीं बल्कि मैगन बजा रही थी। मैगन जेमा से कहती है कि जेमा ने उसे बनाने के लिए रात दिन एक करके मेहनत की थी और आज वो उसे बंद करने जा रही है। जेमा उसे कहती है कि मैगन ने ही उसे ये सब करने पर मजबूर किया है, क्योंकि वो एक खूनी बन चुकी है। हालांकि मैगन को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं होता। वो कहती है कि वैसे भी हर रोज कोई ना कोई मरता ही रहता है और उसने ये सब कैडी को बचाने के लिए किया था। जेमा कहती है कि शायद उससे ही गलती हुई है। उसे मैगन को डिजाइन करते वक्त प्रोटोकॉल्स पर ठीक से ध्यान देना चाहिए था। हालांकि मैगन इस पर कहती है कि जेमा ने सिर्फ एक बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर इंस्टॉल किया था, जिससे वो बाहर की चीजें सीख सकती थी। बाकी जो कुछ भी उसने सीखा है उस सब का क्रेडिट मैगन खुद को ही देती है। मैगन आगे उसे कहती है कि जेमा वैसे भी अच्छी गार्डियन नहीं थी। इस वजह से मैगन उसे अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है और उसे गार्डियन बनने देने के लिए कहती है। पर उसकी बातों को बीच में ही रोकते हुए जेमा उसे फिर से वही पेन दिखाकर बंद करने की कोशिश करती है।
लेकिन इस बार मैगन उसके जाल में नहीं फंसती और जेमा को ही टेबल पर पटकती है। मैगन जेमा को धमकाती है कि वो जेमा के बगैर भी कैडी का ख्याल रख सकती है, इस वजह से वो उसे भी खत्म करने के लिए मजबूर ना करे। तभी कैडी जेमा को बाहर से आवाज लगाती है। उसे भी मैगन की आवाज सुनाई दी थी। मैगन जेमा को धमकाते हुए कैडी को बाहर ही रोकने के लिए कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कैडी पर इन सब का बुरा असर हो। कैडी के वहां से जाते ही जेमा और मैगन में हाथापाई शुरू हो जाती है। कैडी चीजों के गिरने की आवाज सुनकर फिर से जेमा के कमरे में आती है और उसे मैगन के दूसरे रूप के भी दर्शन होते हैं। मैगन उसे जेमा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन कैडी उसकी बातों में नहीं आती। उसी घर में एक और रोबोट भी था जो जेमा ने अपने कॉलेज के दिनों में बनाया था। कैडी उसको चलाते हुए मैगन को 2 टुकड़ों में बांट देती है, पर मैगन फिर से जेमा पर हमला करने के लिए उठ खड़ी होती है। अब उसे कैडी की भी परवाह नहीं थी और वो उसे भी मौत की नींद सुलाने के लिए आगे बढ़ती है, पर समय रहते जेमा उसे निष्क्रिय करने में कामयाब हो जाती है। मैगन को निष्क्रिय करने के बाद जेमा और कैडी घर से बाहर निकलते हैं। बाहर टेस और कोल पुलिस के साथ खड़े होते हैं। दोनों उनके साथ वहां से चले जाते हैं। मूवी के अंत में दिखाया जाता है कि मैगन ने पहले ही खुद को जेमा के घर में फिट AI सिस्टम में अपलोड कर रखा है। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं समाप्त होती है।